नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अर्थशास्त्र की। बेसिकली मैंने आपसे कहा भी था पिछले लेक्चर में, आरएस और एसआई के अंदर जो हमारा सिलेबस है हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे। जो सिलेबस वहाँ दिया हुआ है उसी को हम यहाँ करेंगे, क्योंकि वो एक आप समझ लीजिए बेंचमार्क है। वहीं से छोटे छोटे टॉपिक जो हैं उठा के दूसरे जगहों पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज का हमारा इस लेक्चर का टॉपिक रहेगा उत्पादन और उत्पादन के क्षेत्र और उसके फैक्टर्स, कारक। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उत्पादन की आवश्यकता होती है ना। विदाउट प्रोडक्शन आप ना तो क्रय विक्रय कर सकते हैं, ना पूंजी का उत्पादन कर सकते हैं, ना ही आप आयात निर्यात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो समझें कि उत्पादन की क्या परिभाषा दी जाती है। देखिए, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं थॉमस। उनके अनुसार वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करना ही उत्पादन है। भाई, आपके पास सब जो है अवेलेबल है मटेरियल, प्राकृतिक संसाधन कह लीजिए, मानव संसाधन कह लीजिए, वो सभी हमारे पास अवेलेबल है, पर उसे एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें उसे एक तैयार माल में कन्वर्ट करना पड़ता है। कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को हम उत्पादन कहते हैं। भाई, उत्पादन के अंदर आप तैयार माल बनाएंगे कच्चे माल से। तो अगली परिभाषा आप देखें कि उत्पादन में तैयार माल को कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? उत्पादन कहते हैं। देखिए, वर्तमान समय में अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्थाओं में सिर्फ वस्तुओं का उत्पादन नहीं बल्कि सेवाएं भी शामिल हैं। एक तरह से जो शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन ये सब भी हैं, ये भी एक प्रकार का उत्पादन है। तो हम यहाँ पर उत्पादन की जब भी बात करेंगे तो हम वस्तुओं को भी लेंगे और हम सेवाओं को भी लेंगे। जनरली जो उत्पादन किया जा रहा है ये मानव की इच्छाओं को पूर्ति के लिए किया जा रहा है। बेसिकली जब तक डिमांड नहीं होगी, मांग नहीं होगी, तब तक उस चीज़ को उत्पादित करने की ज़रूरत है भी नहीं, ना ही उत्पादित करने की कोई सोचेगा। इसका मतलब है कि मनुष्य की डिमांड जो है या मनुष्य की जो इच्छा है वही उत्पादन की प्रेरणा है। उत्पादन की प्रेरणा मनुष्यों के बिना नहीं हो सकती। मनुष्य ही वो व्यक्ति है जो तरह तरह के उत्पाद बनाता रहता है ताकि वो उसका उपभोग कर सके। फिर देखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों, सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रियाओं को कहा जाता है। जैसा कि अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि जब भी उत्पादन के अंदर कच्चे से तैयार माल की बात होगी तो उसके अंदर हम वस्तु और सेवाओं को भी शामिल करेंगे। ये भी वही बात कर रहा है। और एक और परिभाषा है, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाओं को बनाना है जिससे मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। बेसिकली क्या होता है भाई, मनुष्यों के अलावा भी तो जीव जंतु हैं, जानवर भी तो हैं, पर वो तो अपना कोई सेपरेट प्रोडक्शन यूनिट वो तो स्थापित करके नहीं बैठे। उनके पास तो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो उन्हीं से काम चला रहे। मनुष्य चाहता है भौतिक सुख सुविधाएं, और इन्हीं भौतिक सुविधाओं की पूर्ति के लिए वो लगातार ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता रहता है। तो मेरे ख्याल से आप उत्पादन समझ गए होंगे। ये वाली परिभाषा अच्छी है कि किसी भी कच्चे माल से तैयार माल उत्पादित करने की जो प्रक्रिया है उसे ही उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन के अंदर वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। आगे बढ़े तो हम बात करेंगे उत्पादन के साधनों की। देखिए, उत्पादन के साधन से तात्पर्य है कि जब कभी भी हम चाहे वस्तु का उत्पादन करें चाहे सेवा का उत्पादन करें तो हमें कुछ साधनों की आवश्यकता होगी। जैसे आपको कोई भी अगर क्या कहें उसे बिजनेस लगाना है, कोई भी अगर फैक्ट्री स्थापित करनी है तो आपको इन 4 चीज़ों की ज़रूरत किसी भी हालत के अंदर पड़ेगी। आपको देखिए, भूमि चाहिए, आपको श्रम चाहिए, आपको पूंजी चाहिए और आपको एक संगठन चाहिए। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या कहता है। देखो, अगर मैं कोई भी धंधा शुरू करता हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? एक लैंड चाहिए, चाहे वो किराए की हो चाहे मेरी खुद की हो, जहाँ पे मैं धंधा शुरू कर सकता हूँ। फिर देखो, मुझे कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। अब चाहे मैं बैंक से लोन लेके आऊँ,
चाहे मैं घर से निकालूं या मैं किसी से अन्य दोस्त यार से उधार लूं, पर मुझे कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। अब जब भी मैं कोई धंधा शुरू करूंगा तो मैं अकेला काम नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे श्रम चाहिए, मुझे हायर करने पड़ेंगे लोग जिनके सहारे मैं काम कर सकूं। वो मजदूर हो सकते हैं, बड़ा काम है तो मैनेजर हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। और मेरा जो पूरा सिस्टम है जिसमें ये लैंड, ये मेरी कैपिटल और ये श्रम जो सब कुछ इन्वेस्ट है, उसको चलाने के लिए मुझे एक संगठन चाहिए, मुझे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। या फिर इसकी जगह पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे एक उद्यमी चाहिए। उद्यमी या आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर। देखो, उद्यमी और व्यापारी में फ़र्क है। एक एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो व्यापारी से, बिजनेसमैन से अलग है। उद्यमी वस्तुओं के निर्माण में लगा हुआ होता है। उद्यमी जो है हमेशा वस्तु का निर्माण करता है और रिस्क लेता है। मतलब भाई आज मैंने मान लीजिए कि कोई एक क्रीम बनाई है, फेस क्रीम बनाई है, उसके लिए मैंने कच्चा माल इकट्ठा किया, मैंने मजदूर लगाए, मशीनें लगाई और मैंने एक प्रोडक्ट तैयार कर लिया। अब मुझे ये नहीं पता है कि मेरा प्रोडक्ट बाजार में कैसा परफॉर्म करेगा, लोग उसे खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे, अभी मुझे नहीं पता, मैंने रिस्क लिया, तो मैं उद्यमी हूँ। जबकि एक बिजनेसमैन जो है, व्यापारी जो है, वो उद्यमी से सामान खरीदता है और उसे आगे बेचता है। उसके दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि मान लीजिए अगर उसने 5 रुपये में वो सामान खरीदा है तो वो कोशिश करेगा कि मैं इसे 5 रुपये से अधिक में ही बेचूं, कम में बेचते ही मेरा घाटा हो जाए। अगर बाजार में उस वस्तु की डिमांड नहीं है तो वो ऐसी वस्तु को खरीदेगा भी नहीं। बिजनेसमैन के पास, व्यापारी के पास ये ऑप्शन होता है, पर उद्यमी के पास ये ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसे रिस्क लेना पड़ता है। तो देखिए, जब भी किसी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा तो उसमें ये 4 चीज़ें तो पक्की होंगी ही होंगी। अब थोड़ी इनकी डिटेल में बात करें। देखो, भूमि से तात्पर्य यहाँ सिर्फ लैंड से नहीं है ना। भूमि से तात्पर्य उन सभी चीज़ों से है जो मुझे भूमि से प्राप्त हो रही है। मतलब क्या है? देखो, मुझे जो भी प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हो रहे हैं ना, जिसमें खनिज भी हो सकते हैं, जिसमें जल हो सकता है, जिसमें लकड़ी हो सकता है, इन सभी को मैं प्रॉपरली भूमिगत संसाधन या मेरे प्राकृतिक संसाधनों में शामिल करता हूं। इनके बिना उत्पादन संभव नहीं है। इनमें से किसी न किसी का प्रयोग या सबका प्रयोग उत्पादन में जरूर किया जाएगा। फिर देखिए आप, श्रम। अर्थशास्त्र में शारीरिक और मानसिक दोनों ही जो है प्रक्रियाएं जिसका प्रयोग आपने उत्पादन के लिए किया है वो श्रम कहलाएंगी। हालांकि कानूनी रूप से मान्य होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कई सारे ऐसे काम हैं, जैसे बंधुआ मजदूरी हो सकता है, या कई जगहों पर ऐसे अनैतिक काम हैं जिनसे पैसा मिलता है, लोग उनमें लगे हुए हैं, पर वो काम गैर कानूनी कहा जाएगा। कल को कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग शुरू कर दे कि साहब मेरा तो धंधा यही है, या वो ड्रग्स का व्यापार शुरू कर दे कि साहब मैं देखो इसमें कितना श्रम करता हूँ, नहीं, ये श्रम नहीं है। ठीक है, श्रम हमेशा ऐसा काम होगा जिसे नैतिक और कानूनी दोनों रूप से मान्यता हो। ठीक है, फिर शारीरिक और मानसिक। देखो, श्रम या लेबर जब हम सब सोचते हैं तो हम देखते हैं कि यार वो मजदूर जो मजदूरी कर रहा है वही श्रम कर रहा है। नहीं, कोई व्यक्ति कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, कोई वेबसाइट की डिजाइनिंग कर रहा है, वो भी श्रम के अंतर्गत ही आता है। कोई मॉनिटरिंग ही कर रहा है सारे काम की, तो वो भी श्रम के अंतर्गत आता है। तो आप देखें, इस श्रम के अंदर हम मजदूर हो गया, या आपका कोई स्वर्णकार हो गया, डॉक्टर हो गया, कोई प्रवक्ता, प्रोफेसर, इंजीनियर, ये सब के काम जो है श्रम कहलाते हैं। मनोरंजन की दृष्टि से कोई किया गया काम है तो वो श्रम नहीं है। मतलब कोई, आप देखिए, कोई भी चीज़ मनोरंजन के लिए किया जा रहा है, जैसे कि कोई आप खेल खेलने चले गए, आप कोई खेल रहे हैं, आप अपने मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं कि यार मैं थोड़ा टाइम पास कर लूँ, तो पसीना तो बहुत बहेगा, पर वो श्रम नहीं है। आपके द्वारा किया हुआ वो श्रम किसी के काम नहीं आ रहा है ना, तो आप उसको यहाँ पे शामिल नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए, पूंजी। धन का वो भाग जो पूंजी को छोड़कर उत्पादन अधिक करने के काम आए वो पूंजी कहलाता है। बेसिकली क्या होता है, पूंजी जब भूमि खरीदी जाती है ना तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट एक बार में ही हो जाता है, पर उसके बाद क्या होता है, अपन को छोटे छोटे खूब सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। जैसे आपको कच्चा माल लाना पड़ता है, आपको
मशीन की इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, मशीनें लगानी पड़ती हैं, आपको ये जो श्रम के लिए आपने लोग रखे हुए हैं, मजदूर रखे हुए हैं, आपको इनको पैसा देना पड़ता है, इसको संचित पूंजी कहा जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में औजार, मशीन, नकद रुपया या आपका जो सामान है, कच्चा माल है या तैयार माल है, इसका जो यातायात है, ये सभी क्या कहलाएंगे? पूंजी कहलाएंगे। फिर देखिए संगठन। देखो वैसे कोई भी अगर उत्पादन शुरू करता है व्यक्ति, किसी भी चीज़ का करे, देखो वो अकेला वो सारा उत्पादन कर पाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे 2 या 2 से अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे ही 2 या 2 से अधिक लोग किसी एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं तो फिर हम उसको संगठन कह देंगे, है ना। तो देखो आज के वर्तमान औद्योगिक युग में संगठन जो है वो आवश्यकता बन गया है उत्पादन की, जिसमें क्या है कि बाकायदा हम इस बात का निश्चय करते हैं कि इस संगठन में कौन व्यक्ति सारा जोखिम उठाएगा यानी कि इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन व्यक्ति इसके अंदर प्रबंधन का काम संभालेगा, मैनेजमेंट करेगा, और कौन व्यक्ति जो है वो सबसे निचला जो श्रम का काम है, जो बेसिक हार्डवर्क है, वो करेगा। तो एक संगठन में जनरली ये तीनों लेयर्स होती हैं जिसको हम टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट भी कहते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो है वो हमेशा रिस्क वाले फैसले या जो निर्णायक फैसले हैं वो उनको लेता है। मैनेजर्स वगैरह जो हैं वो डे टू डे के जो फैसले हैं, काम से जुड़े हुए फैसले हैं, वो लेते हैं, जबकि ये निचला वर्ग जो है मजदूरों का, ये इन लिए गए फैसलों को इम्प्लीमेंट करता है। देखो ये 4 जो चीज़ें हमने करी, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, किसी भी जगह पर अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पादन के कारक बताइए तो आपको ये 4 कारक फैक्टर्स बताने हैं। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, ये उत्पादन के कारक कहलाते हैं। इन चारों के अलावा हम एक चीज और करते हैं, उद्यमी। देखो उद्यमी संगठन का पार्ट ही है, ठीक है। इसको मैं अलग से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसके कारण संगठन पॉसिबल है। अगर उद्यमी नहीं होगा ना, अगर आपके पास उद्यमी नहीं है तो फिर संगठन खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो सारा फंड अरेंज करेगा, ये वो व्यक्ति है जो पैसा लेके आएगा, ये वो व्यक्ति है जो ये गारंटी लेता है कि अगर ये धंधा चला या नहीं चला वो मेरे ऊपर है, तुमको तुम्हारा पैसा मिलेगा। तो आजकल किसी भी उत्पादन में इन 4 के अलावा ये 5वां फैक्टर भी ऐड होता है जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। पर आपसे जब तक पूछा नहीं जाए तो आप उद्यमी को नहीं बताएंगे, क्योंकि जो पुरानी अवधारणा है उसमें उद्यमी संगठन के अंदर ही शामिल हो जाता है। देखो उद्यमी जो है उसमें ये पूरा 3 तरीके से इसको बांटा गया है। पहला है जो जोखिम तथा अनिश्चितताओं को सहन करता है, जो बेसिकली रिस्क बियरर है, जोखिम उठाता है, पैसा उठाता है अपनी गारंटी पे, वो ये रिस्क लेता है कि प्रोडक्ट चला नहीं चला कोई बात नहीं, तुम प्रोडक्शन तो शुरू करो। इसके अलावा इसमें मैनेजर भी होते हैं। भाई हो सकता है कि जो एक उद्यमी है जिसने जोखिम उठाया है वो मैनेजर भी हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने अपना कोई धंधा इनिशियल लेवल पे शुरू किया, मैंने ही पैसा उठाया है, मैं रिस्क ले रहा हूँ और उस पूरे काम की जो काम हो रहा है, जो भी पूरा उसकी निगरानी भी मैं ही कर रहा हूँ, आदेश भी मैं ही दे रहा हूँ, मैनेजमेंट भी मैं ही कर रहा हूँ, तो मैंने जोखिम भी उठाया है, मैंने प्रबंधन का काम भी किया है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन, जो सबसे निचला वर्ग है श्रम का, मजदूरों का, और जो सबसे उच्च वर्ग है उनके बीच का कोऑर्डिनेशन, ये भी एक उद्यमी का काम है। तो देखो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर तो ये तीनों जो सेक्टर्स हैं वो अलग अलग बटे हुए होते हैं, ये तीनों सेक्टर बटे हुए होते हैं। इसमें जो सबसे टॉप वाला जो मैनेजमेंट है वहाँ पर ये आ जाते हैं ये उद्यमी, जो जोखिम और अनिश्चितताओं को सहन करता है। फिर दूसरे लेवल पे आ जाते हैं ये प्रबंधक और नियंत्रक, ठीक है। जनरली जो है ये जोखिम उठाने वाले और प्रबंधक जो हैं वो एक ही हो सकते हैं, कई बार अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। और लास्ट में जो है कोऑर्डिनेशन करने वाले जो फोरमैन वगैरह हैं, सुपरवाइजर वगैरह हैं, और इनके नीचे फिर सबसे नीचे होते हैं वो हार्डवर्क करने वाले लोग। तो उद्यमी का संबंध आप देखिए जो है वो जोखिम और अनिश्चितताओं का नियंत्रित करना है, जबकि दूसरा और तीसरा वर्ग है यानी कि ये प्रबंधक और नियंत्रक और समन्वय करने वाले जो हैं ये एक संगठन का निर्माण करते हैं और उद्यमी इनको वेतन देता है।
तो बेसिकली क्या है, पूरा के पूरा जो संगठन है ना, जो अभी अपन बात कर रहे थे ना पीछे, ये जो संगठन है, इस संगठन का ढांचा कैसा होगा ये डिपेंड करता है एक उद्यमी पे। हो सकता है कि ये उद्यमी जोखिम और अनिश्चितताएं सहन करने के लिए खुद को रखे और प्रबंधक और नियंत्रण करने के लिए लोगों को हायर कर ले, कोऑर्डिनेशन करने के लिए लोगों को हायर कर ले, और जो छोटे उद्योग छोटे काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, उनको हायर कर ले और सबको ये सैलरी दे दे। तो जब जैसे ही आदमी सैलरी बेस्ड हो जाता है ना, तो फिर वो रिस्क से बच जाता है, वो फिर रिस्क नहीं लेता है। तो देखो ये था दोस्तों क्या, उत्पादन के कारक। तो आप इसमें वो 4 तो पहले याद रखेंगे, जब तक पूछा नहीं जाता है तब तक उद्यमी के बारे में नहीं बताएं, क्योंकि संगठन का पार्ट है उद्यमी, पर इसको थोड़ा अपन ने एलोबरेट वे में किया क्योंकि आजकल उद्यमी की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगला देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है उत्पादन के क्षेत्र, इस पर बहुत बार सवाल आता है। उत्पादन देखिए मुख्यतः 3 क्षेत्रों से आता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। भाई किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो कुल उत्पादन हो रहा है उसमें इन 3 क्षेत्रों का योगदान होता है, यानी इन तीनों को मिला के किसी देश का 100% प्रोडक्शन होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने दिखाया है, परिभाषाएं खूब सारी हो सकती हैं पर आप इसको ऐसे याद रखो। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर वो गतिविधियां शामिल होगी जहां पे कच्चे माल का उत्पादन होता है। देखो कच्चा माल आप समझते हो, जिसको डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सभी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो आपका ये कच्चे माल के उत्पादन के क्षेत्र हैं, इसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है कृषि का। वो किसका है, कृषि का। इसलिए हम प्राथमिक क्षेत्र को क्या कह देते हैं, कृषि क्षेत्र। तो मैं प्राथमिक क्षेत्र बोल दूं या कृषि क्षेत्र बोल दूं, एक ही बात है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, थोड़ा सही से नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप याद करना प्राथमिक क्षेत्र को हम और क्या कह सकते हैं, कृषि क्षेत्र कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कच्चे माल का जो उत्पादन किया जाता है वो कृषि के द्वारा ही किया जाता है। हालांकि पशुपालन, खनन, बागवानी ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। फिर देखो द्वितीय क्षेत्र, इसमें क्या होता है, कच्चे से तैयार माल का उत्पादन किया जाता है। सभी प्रकार के जो विनिर्माण उद्योग है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, विनिर्माण का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग। अब भाई आपके पास कोई कच्चा माल है, उसको तैयार माल कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी, है ना। तो उसको अपन क्या कहेंगे, द्वितीय क्षेत्र। और क्योंकि इसमें उद्योगों की स्थापना करनी पड़ती है तो इसलिए इसको कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र। इसको क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तो सभी प्रकार के उद्योग धंधे किसमें शामिल होंगे, द्वितीय क्षेत्र। फिर देखो तीसरा क्षेत्र है जहां सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है ना, जैसे बैंकिंग, स्वास्थ्य, मनोरंजन, होटल, शिक्षा, ये जो भी काम आप कर रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं या बैंक का काम ले रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का आप उपभोग कर रहे हैं, तो यहाँ सब जगह आप पैसा जरूर चुकाते हैं, तो इसको तृतीय क्षेत्र बोल दीजिए, या इसको दूसरे शब्दों में अपन क्या कह देते हैं, सेवा क्षेत्र। तो देखो इन तीनों क्षेत्रों को मिला के क्या होता है, एक अर्थव्यवस्था बनती। तीनों क्षेत्रों का अर्थव्यवस्थाओं में अपना अपना योगदान होता है। जहाँ पर जिस क्षेत्र का योगदान अधिक है उसे हम वैसी अर्थव्यवस्था कह देते हैं। जैसे कोई अर्थव्यवस्था जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिक है तो उसे हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। जो ज़्यादातर विकासशील देश हैं या जहाँ पर अविकसित देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, वो कृषि प्रधान देश हैं, वहाँ पर उद्योग इतने ज़्यादा नहीं है, सेवा के मामले में भी वो पिछड़े हुए। तो देखो अब किसी देश की अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों का योगदान होता है। ये लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो आप, यदि किसी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक होगा तो वो अर्थव्यवस्था अधिक स्थायी होगी या उसकी संभावना होगी अधिक स्थायी होने की। देखो क्या ये क्वेश्चन है, एक्चुअली यूपीएससी का कथन और कारण का क्वेश्चन है कि कथन ये था कि कोई अर्थव्यवस्था अधिक से अधिक स्थायी होगी जब उसका अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र पर निर्भर हो या उसका अधिकांश भाग सेवा क्षेत्र पर निर्भर हो। नीचे में आंसर बताना था और कारण भी बताना था। देखो क्या है, अर्थव्यवस्था के अंदर स्थायित्व निर्भर करता है हर साल उत्पादन कितना हो रहा है, और हर साल उत्पादन एक ही रफ्तार से हो, इसके लिए आवश्यक है कि आपके जो उत्पादन की क्रियाएं हैं
वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होनी चाहिए जलवायु से, पर्यावरण से, क्योंकि अगर जलवायु और पर्यावरण अनिश्चित है, अगर ये लगातार आपकी इनको प्रभावित करेंगे तो उत्पादन भी कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे मैं बात करता हूँ कृषि की, साफ साफ शब्दों में, भाई कृषि का ऐसा मामला है, किसी साल बहुत बम्पर फसल हो गई, पर किसी साल अकाल आ गया, बाढ़ आ गई, ओलावृष्टि हो गई, कोई फसलों में कीड़े लग गए जिन पे हमारा जोर नहीं है, तो हो सकता है कि फसल खराब हो जाए, पशु मर सकते हैं, बर्ड फ्लू हो सकता है, मछलियाँ मर सकती हैं। ये सब प्राकृतिक कारण है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर हमारी अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है तो ये तो गड़बड़ है। ऐसी स्थिति में तो क्या होगा, कभी हमारी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन बम्पर हो जाएगा, कभी बहुत ही लो हो जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र पर किसी अर्थव्यवस्था का निर्भर होना सही नहीं है, पर प्राथमिक क्षेत्र उतना ही जरूरी है जितना द्वितीयक और तृतीयक है। तो अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग किस पर निर्भर होना चाहिए, तृतीयक क्षेत्र पर या सेवा क्षेत्र पर निर्भर होना चाहिए। क्यों निर्भर होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो सेवा क्षेत्र है ना, ये इन तीनों में से एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, अकाल हो, कुछ भी हो, तो आपके सेवाएं तो चलती रहेंगी। जैसे आप अभी देख लो, अभी जो है वो कोरोना वायरस के कारण सभी लोग घर में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर अभी भी बैंकिंग, स्वास्थ्य, मनोरंजन, ठीक है, या आप देखें तो होटल तो चले अभी बंद हैं, सिनेमा हॉल भी अभी बंद है, पर बैंकिंग, स्वास्थ्य, मनोरंजन और शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा लोग कर रहे हैं, सेवा प्रभावित नहीं होती। सेवा के लिए आप कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेते हैं। पर देखो यहाँ पे एक बात जाननी जरूरी है कि अगर अर्थव्यवस्था के अंदर जो लोग हैं वो भी लिमिटेड है, जो तीनों देश में क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कोई प्राथमिक में कर रहा है, कोई द्वितीयक में कर रहा है, कोई तृतीयक में कर रहा है, एक साथ वो तीनों में तो काम कर नहीं सकता। यानी कि अगर वो अपना धंधा बदलता है तो किसी न किसी क्षेत्र को छोड़ेगा और किसी न किसी क्षेत्र में जाएगा। जनरली क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र को लोग छोड़ के सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें यह कहा जाता है, फाइनली मैं लाइन बोल रहा हूँ, इसको जरूर याद रखें, नहीं तो कहीं लिख लें, किसी देश की अर्थव्यवस्था यदि सेवा क्षेत्र पर अधिक से अधिक निर्भर है तो वो अधिक स्थायी होगी, बशर्ते प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन लगातार बढ़ते रहना चाहिए। वापस बोल देता हूं, किसी देश की अर्थव्यवस्था अधिक से अधिक स्थायी होगी जब उस देश की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र पर अधिक निर्भर करती है, बशर्ते प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन लगातार बढ़ते रहना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा है, जितना ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, भाई क्या है, जैसे जैसे कृषि क्षेत्र के अंदर उन्नत किस्में आई, उन्नत तकनीकें आई, तो जो काम 20 आदमी कर सकते थे वो 5 आदमी मिलके कर रहे हैं, तो बाकी के 15 बेरोजगार हो गए, तो वो 15 कहाँ जा रहे हैं, तृतीयक क्षेत्र में जा रहे हैं। तो इन्होंने अपना प्राथमिक क्षेत्र छोड़ दिया, पर उसके बाद भी प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन पर फर्क नहीं पड़ा, और इन्होंने क्या किया, अपनी जो भी मानव श्रम थी उसको तृतीयक क्षेत्र में लगा दिया, सेवा क्षेत्र में लगा दिया। तो देखो दोनों बैलेंस हो गए। तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा हो, अच्छी बात है, परंतु प्राथमिक क्षेत्र को आपको भूलना नहीं है, इसका भी उत्पादन लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्पादन के 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इस पे पक्के क्वेश्चन आते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स पार्ट हो चाहे नहीं हो, ये करंट अफेयर्स में से आ जाता है। किसी भी एग्जाम को दोगे तो करंट अफेयर्स तो पूछेंगे। उसमें क्या होता है, आर्थिक समीक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उस आर्थिक समीक्षा में हमेशा आता है कि आपकी वर्तमान भारत की अर्थव्यवस्था में, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है, प्राथमिक का है, द्वितीयक का है, तृतीयक का है, और कितना प्रतिशत है। ठीक है, जैसे तृतीयक क्षेत्र का योगदान, सेवा क्षेत्र का योगदान, आप ध्यान रखना, भारत हो चाहे राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो, हमारे दोनों की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर किस पर निर्भर है, सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है, हम सेवाओं के मामले में आत्मनिर्भर हैं, सेवाओं का बकायदा हम निर्यात करते हैं, सेवाओं के आयात की हमें ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये था उत्पादन, उत्पादन के कारक और उत्पादन के क्षेत्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है या कोई क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर नीचे पूछ सकते हैं, और भी कोई इसके अलावा आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है। जुड़े हुए रहिए, लगातार ये लेक्चर आगे आते रहेंगे। धन्यवाद।